हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो साथियों, दिवाली कैसी रही आपकी? आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आप लोगों में से कितने लोगों ने इस वीकेंड में एसजीएक्स को फॉलो करते रहे, यूएस मार्केट को फॉलो करते रहे। कितने लोग ऐसे हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैंने बिल्कुल भी एसजीएक्स को नहीं देखा, क्या चल रहा था वहाँ पे, मार्केट में क्या हुआ। लेकिन हाँ, मुहूर्त ट्रेडिंग के समय पर मैंने ज़रूर 15 से 20 मिनट का समय दिया था वहाँ पे मार्केट को वॉच करने के लिए, और स्टॉक्स को भी मैंने एक बार देखा कि कौन से स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड इन द एंड जब मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद मार्केट क्लोज हुआ तो मैंने एक बार वहाँ पे स्टॉक प्राइस को चेक किया था। अदरवाइज मैंने पूरा यहाँ पे वीकेंड इंजॉय किया एंड दिवाली को भी इंजॉय किया है। आई होप कि आप लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा। चलिए अब हम यहाँ पे पॉइंट पे आ जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे स्टॉक की जहाँ हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग नज़र आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है। एक अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है, एक हाई ग्रोथ स्टॉक, अगर आपको वैल्यूएशन वाइज काफ़ी सस्ता देखने को मिले, कौन से वैल्यूएशन है वो? तो वो वैल्यूएशन ये है कि करंट पी अगर आपके 5 साल के पी से कम हो, करंट पी अगर 10 साल के पी के आसपास ट्रेड कर रहा हो, तो वहाँ हम उसे बोल सकते हैं कि स्टॉक जो है तो एक अच्छे वैल्यूएशन पे आ गया है। लेकिन ऐसे में कुछ और फिल्टर भी लगाना ज़रूरी है, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि अच्छा माना जाता है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी उस स्टॉक में अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टॉक काफ़ी सस्ता है और उसके बिजनेस में कोई ग्रोथ है ही नहीं। एंड अदर देन यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक की, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 25,000 करोड़ का जो है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन लगा दिया है। अब यहाँ पे इस स्क्रीनर के बाद हमारे पास जो टोटल रिजल्ट आए हैं वो 22 ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमारे स्क्रीनर पे फिट बैठ रहे हैं। लेकिन इसमें भी कुछ स्टॉक जो हैं उनको हमें नेग्लेक्ट करना है, जैसे कि एनएमडीसी हो गया, जैसे कि सेल हो गया, क्योंकि ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। ठीक है, आप इनका डिविडेंड देखिए, यहाँ पे 11% का डिविडेंड जो है सेल में आप देखेंगे ये भी ऑलमोस्ट 11% का है। तो ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं, यहाँ कैपिटल एप्रिसिएशन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक डिविडेंड देने वाला स्टॉक जो है तो वहाँ कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता। कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल हैं जो कि लाइट एसेट बिजनेस मॉडल होते हैं, जैसे आईटी सेगमेंट हो गया, तो वहाँ इन्फोसिस हो गए, एचसीएल हो गए, वो अच्छा डिविडेंड देते हैं 2% 3%। ठीक है, 4%। एचसीएल जब 900 के आसपास ट्रेड कर रहा था तब तो 4% के आसपास उसका जो था तो डिविडेंड यील्ड था। तो वो बिजनेस वाले जो स्टॉक है उनको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन स्टॉक्स को नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे डिवीस लैब। तो ये स्टॉक जो है तो हमारे फिल्टर में आया हुआ है। डेफिनेटली कंपनी बहुत अच्छी, पी आप देखेंगे 30 का है, 5 साल के पी की बात करें 33 का है। स्टॉक गिरा क्यों था उसका भी रीजन देख लेते हैं। तो स्टॉक गिरा इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो है तो पिछले क्वार्टर के कंपनी के जो रिजल्ट आए थे वहाँ पे मैनेजमेंट का जो फ्यूचर गाइडेंस था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो इस वजह से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली। करेंट मार्केट प्राइस में डेफिनेटली इसको ऐड किया जा सकता है। एंड आई वुड से कि आप एक बार इसके Q2 के भी नंबर देख ले, जो कि अभी आए नहीं हैं बट बहुत जल्द आपको यहाँ पे कंपनी के Q2 के भी नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी अगर आप चाहते हैं छोटी मोटी क्वांटिटी में 3500 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है इस स्टॉक के लिए, तो यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि इसके कंपनी के कुछ नंबर गड़बड़ थे तो यहाँ पे हम इन अपने उन दो स्टॉक में इसको नहीं कंसीडर करेंगे। इसको हम कौन से स्टॉक को कंसीडर करने वाले हैं? तो वो पहला स्टॉक है यहाँ पे बर्जर पेंट। तो ये स्टॉक यहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए है। ऐसा क्यों है इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे अगर हम इसके पी रेशो की बात करें तो पिछले 5 साल का पी रेशो देखिए, मीडियन जो है 72 का रहा है इस स्टॉक का, और फिलहाल जो करंट पी इसका चल रहा है वो कितना चल रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्टॉक का पी है लगभग 60 का। तो यानी कि 5 साल के वैल्यूएशन के हिसाब से भी कंपनी जो है तो काफ़ी यहाँ पे सस्ती है। 10 साल के वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 59 का पी है, और मीडियन जो है 10 साल का वो 57 है। अदर देन दैट यहाँ पे अगर इंडस्ट्री के पी को देखा जाए, एशियन पेंट्स देखिए 78 का पी है, लेकिन बर्जर पेंट नियरली 60 के पी पर है। कैंसाई नेरोलैक की बात करें 66 का है। इंडिगो पेंट्स देखेंगे आप तो ये भी 74 के पी पर ट्रेड कर रहा है। एक ही स्टॉक है जो इससे कम वैल्यूएशन पे है, वो है एक्जो नोबेल। तो यहाँ पे अगर हम इसको पीयर से भी कंपेयर करें तो ये स्टॉक जो है काफ़ी यहाँ पे सस्ता हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम ईयरली परफॉर्मेंस की एक बार बात कर लेते हैं तो कंपनी बेहतरीन परफॉर्म करती आई है। अगर आप यहाँ पे कंपनी के YOY बेसिस पर सेल्स देखेंगे तो हर एक साल यहाँ पे सेल्स जो है सही तरीके से ग्रो करती आई है,
ऑल्दो ये कोविड का डिप था, लेकिन वहाँ से भी आप देखेंगे तो रिकवरी जो है कंपनी के सेल्स में काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिली है। अब एक बार इसके नंबर को हम इसके मार्केट लीडर से कंपेयर कर लेते हैं। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे ये जो अपर साइड में है ये है कौन सा, एशियन पेंट्स, और यहाँ पे आपको ये जो है तो ये बर्जर पेंट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, सेल्स अगर आप 10 साल की देखेंगे एशियन पेंट्स बर्जर पेंट ऑलमोस्ट सेम है, 5 साल की देखेंगे ऑलमोस्ट सेम है, तो मार्केट लीडर को इसने बढ़िया जो है तो टक्कर दिया है। अब यहाँ पे अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में यहाँ 12% है, तो यहाँ बर्जर पेंट में 16% की देखने को मिलती है, 5 साल में देखेंगे 12% की ऑलमोस्ट, यानी कि आप हर साल देखेंगे तो इस कंपनी ने डबल डिजिट में ग्रोथ दिखाई है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो रिटर्न भी इस कंपनी ने अच्छे दिए हैं, ऑल्दो 3 साल में कम है। उसका रीज़न ये है कि ये स्टॉक फिलहाल काफ़ी ज़्यादा करेक्शन पर अवेलेबल है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी नंबर आपको यहाँ इस स्टॉक में अच्छे देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे नंबर इतने अच्छे हैं तो स्टॉक प्राइस में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों है। अगर आप इसके 5 साल का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे इतनी बड़ी जो गिरावट हुई है, तो ये गिरावट इसके पहले आपको यहाँ पे कोविड के टाइम पे देखने को मिलेगी। उस समय पर भी ये स्टॉक जो है 600 प्लस गया था, और जो करेक्शन हुआ था तो वो 400 तक हुआ था, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे 30% का करेक्शन आपको इस स्टॉक में देखने को मिला था। फिलहाल बात करें तो ये अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से कितना 28% के करेक्शन पर अवेलेबल है, और इसने अपना जो बॉटम लगाया था वो 550 पर लगाया था, तो अपने बॉटम के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है हो सकता है कि अगर ये स्टॉक यहाँ से अपर साइड में मूव करेगा तो यहाँ पे आपको एक डब्लू पैटर्न भी बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक प्राइस में यहाँ पे करेक्शन क्यों है, तो उसके कई रीज़न है। सबसे पहला तो अभी रशिया यूक्रेन जो वॉर हुआ था उसमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे, तो जिसकी वजह से ये जितने भी पेंट सेक्टर के स्टॉक्स थे, एशियन पेंट वगैरह की भी अगर बात करें तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला था। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है यहाँ पे कंपनी का जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो रशिया पोलैंड जैसी कंट्री में भी हमें देखने को मिलता है, और वहाँ पे क्या है, वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है। और तो यही एक रीज़न है, ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये स्टॉक जो है अभी हमें करेक्शन पर देखने को मिल रहा है। अदर देन अगर हम इसके पिछले क्वार्टर के परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने एशियन पेंट्स को भी जो है तो आउट परफॉर्म किया था, तो कंपनी जो है तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे दी है पिछले कुछ क्वार्टर में, और फंडामेंटली भी यहाँ पे कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग कितनी स्ट्रांग यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम FIIs की होल्डिंग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बिकवाली FIIs ने की है, लेकिन इस स्टॉक में आपको उतनी कुछ खास यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखने को मिलेगी। 11% के ऑलमोस्ट आसपास जो है यहाँ पे FIIs की होल्डिंग हमें देखने को मिलती है, ऑल्दो DIIs ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है, और फिलहाल उनके पास 3% की होल्डिंग है, और 10% की होल्डिंग जो है पब्लिक के पास में है। तो यहाँ पे डेफिनेटली इस स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस पर अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, थोड़ी क्वांटिटी के साथ ऐड करिए, और यहाँ पे जो है तो एक बार इसके Q2 के भी नंबर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, और उसके बाद अपना डिसीजन लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी करंट मार्केट प्राइस पे आई फील कि दिस स्टॉक इज़ वेरी अट्रैक्टिव। चलिए अब हम अगले स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ और नाम हैं जिनको आप अपने राडार पे रख सकते हैं, जैसे वरुण बीवरेजेस। तो कंपनी ने क्वार्टरली पिछले क्वार्टर में सेल्स जो है काफ़ी ज़्यादा हाई सेल्स पोस्ट किए थे, जिसकी वजह से इनका जो वैल्यूएशन है थोड़ा सा सस्ता हुआ। ऑल्दो स्टॉक जो है तो अपने ऑल टाइम हाई से 30% के करेक्शन पर अवेलेबल है, बट आई थिंक कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप वॉच लिस्ट में रखिए, राडार में रखिए। 20% एटलीस्ट इस स्टॉक में करेक्शन होने दीजिए, फिर उसके बाद फ्रेश एंट्री के बारे में सोचिए। अदर देन दैट UPL काफ़ी अच्छी कंपनी है, यहाँ पे इसके बिजनेस भी काफ़ी अच्छे हैं, और ये अपने ऑल टाइम हाई से 18% के करेक्शन पर अवेलेबल है। लेकिन जो एक वैल्यू बाइंग है वो मैं यहाँ पे बात करूँगा HDFC बैंक के बारे में। अब अगर यहाँ पे देखा जाए इस स्टॉक के 3 साल का जो मीडियन पी हुआ करता था वो 4 के आसपास होता था। सॉरी, मीडियन पी नहीं बोलेंगे, इसे प्राइस टू बुक वैल्यू बोलेंगे, जो कि 4 के आसपास था। फिलहाल ये 3.1 3.2 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 5 साल की अगर हम बात करें तो 4.4 था, उसके कंपैरिजन में जो है तो यहाँ पे अभी भी वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। 10 साल की अगर हम बात करें तो भी वहाँ से अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी के परफॉर्मेंस की तो प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिए डबल डिजिट में ग्रो कर रही है, और ये
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए कोई भी अगर छोटी कंपनी है तो डबल डिजिट में तो उसको ग्रो करना ही चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन एचडीएफसी जैसा बैंक जो कि देश का सबसे बड़ा बैंक है, एक हायर बेस होने के बावजूद वहाँ पे अगर आपको डबल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिले 20%, 22%, तो डेफिनेटली ये ग्रोथ बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी है। लेकिन क्या स्टॉक प्राइस उस हिसाब से अप्रिशिएट किया है? बिल्कुल नहीं। अगर आप स्टॉक प्राइस के अप्रिशिएशन की बात करेंगे तो इस स्टॉक में उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली जैसे कि इसके बिजनेस में हमें ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर हम एक साल का भी डाटा लें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 19%, 22% की यहाँ पे इनके बिजनेस में ग्रोथ है, लेकिन स्टॉक जो है पिछले एक साल में 12% से डिक्लाइन किया है। अब बात कर लेते हैं कि रीज़न क्या है इस स्टॉक में गिरावट का। तो जो सबसे मेन रीज़न है वो है यहाँ पे एफआईआईज़ की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे एफआईआईज़ जो कि अपने यहाँ तो कंटिन्यूसली उनकी तरफ से सेलिंग देखने को मिली, और जो स्टॉक में यहाँ पे एफआईआईज़ की बात करें जिनमें सबसे ज़्यादा होल्डिंग थी, जैसे इन्फोसिस की बात करें, एचडीएफसी की बात करें, एचडीएफसी बैंक की बात करें, तो यहाँ पे ही इनकी सेलिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिली क्योंकि यहाँ पे इनकी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा थी। और आप देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी अच्छी हुई है, यहाँ पे 39% से जो स्टेक है वो रिड्यूस होकर के 32% पर आ गया है। लेकिन डीआईआईज़ जो कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, उनने यहाँ पे जो है तो पूरा जो है माल उसको अब्जॉर्ब करने की कोशिश की है। पब्लिक की होल्डिंग अभी भी ऑलमोस्ट वहीं पर है। गिरावट का एक और रीज़न है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर का। तो यहाँ पे कई सारे एनालिस्ट जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि ग्रोथ क्या अभी भी इंटैक्ट रहेगी इस सेगमेंट में मर्जर होने के बाद, क्योंकि वहाँ पे जो एवीएम वगैरह की अगर हम बात करें काफ़ी बड़ा यहाँ पे एसेट हो जाएगा, और बड़े एसेट के साथ बड़ी ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है। तो एनालिस्ट वगैरह इन्वेस्टर अभी भी कंफ्यूज हैं, बट आई फील कि वहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट की सेलिंग का जो एडवांटेज मिलेगा, मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक उसको काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेगा। एंड डेफिनेटली इसमें इसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, इसके गवर्नेंस की बात करें वो काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में डेफिनेटली ये अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर्स की मूव की बात करें तो वो क्या कर रहे हैं, आप देखिए कोविड के पहले वॉल्यूम कैसे थे और अब यहाँ पे वॉल्यूम देखिए कैसे हैं। तो यहाँ पे हाई एक्यूमुलेशन जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, और ये वैल्यूएशन मुझे लगता है अगर आप कोविड के पहले का वैल्यूएशन देखेंगे 1300 का इसका हाई था, और वहाँ से इसने अपना जो बॉटम लगाया था वो 1300 के नीचे लगाया था। तो यानी कि ये जो दो स्टॉक जो मैंने बात की आज, बर्जर पेंट और एचडीएफसी, दोनों ही आपको प्री कोविड लेवल पर देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये स्टॉक भी अगर आपको 1400 या उससे नीचे मिलता है तो आप इसमें डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से प्लान करते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट आपको कैसा लगा, यूजफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।